नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में बात करते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस की, और हम जानेंगे कि रेजोनेंस कर्व करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन कैसा है और सेलेक्टिविटी, बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि एक सीरीज आरएलसी सर्किट में जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान बराबर होते हैं तो वो एक दूसरे के रिएक्टिव प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं, और ऐसे सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस नेट इंपीडेंस हो जाता है। हमने समझा कि रेजोनेंस पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर है, नेट रिएक्टेंस 0 है, सर्किट का इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर मिनिमम हो गया है, और ऐसी स्थिति में करंट V/R मैक्सिमम हो गया है। करंट और वोल्टेज सेम फेज में है और सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी है। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि दोनों जो रिएक्टिव एलिमेंट L और C है वो रेजोनेंस के समय सर्किट में आपस में ऐसे रिएक्टिव पावर के ऑसिलेशंस बनाते हैं कि एक की स्टोर्ड एनर्जी दूसरे के पास जाती रहती है, और जितना एक एनर्जी रिलीज करता है उतना ही दूसरा स्टोर करता है, और रिएक्टिव एनर्जी का ये मैनेजमेंट लोकली सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है, और सप्लाई को सर्किट का रिएक्टिव पार्ट नहीं दिखता। सप्लाई के लिए सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो जाता है। अनुनाद की शर्त है इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का आपस में बराबर हो जाना। एक सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा L है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा C है। अगर इन्हें इक्वेट करते हैं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का हमारा फार्मूला आ गया 1/√LC, यूनिट आ गई रेडियन पर सेकेंड। तो अगर सर्किट के इंडक्टर और कैपेसिटर मालूम हो तो किस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट रेजोनेट करेगा वो ज्ञात किया जा सकता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट की सप्लाई वोल्टेज और सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। यही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर हर्ट्ज में पढ़ना चाहें तो हम रेडियन फ्रीक्वेंसी में 2π का भाग दे देते हैं, और हमारी हर्ट्ज में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई 1/2π√LC। हमने ये भी जाना था कि रेजोनेंस के समय जब आरएलसी सीरीज सर्किट का इंपीडेंस डायग्राम बनाते हैं तो रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेते हैं और XL + J टाइप वर्टिकली अप साइड लेते हैं, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब वर्टिकली डाउन साइड लेते हैं तो XL और XC इक्वल और ऑपोजिट एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं, और नेट रिएक्टेंस 0 होने पे इंपीडेंस R के बराबर हो जाता है। अगर करंट को रेजिस्टेंस की दिशा में फेजर लें तो हम पाएंगे कि रेजिस्टेंस की वोल्टेज तो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगी, और इंडक्टर और कैपेसिटर की वोल्टेज आपस में बराबर लेकिन फेज में एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। तो यहाँ दो वोल्टेज के समूह आपस में बराबर है। सप्लाई वोल्टेज रेजिस्टेंस की वोल्टेज के बराबर है, जबकि इंडक्टर की वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज के बराबर है, और दोनों ऑपोजिट फेज में है। जब एक आरएलसी सीरीज सर्किट को एक ऐसे एसी वोल्टेज सोर्स से सप्लाई देते हैं जिसकी वोल्टेज का मान तो फिक्स है और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, तो हमारे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो बदलती फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। एक फिक्स इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और जब हमारी फ्रीक्वेंसी 0 से बढ़ती है तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एक समान दर से लगातार बढ़ता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ एक लेखा चित्र लीनियर स्ट्रेट लाइन आती है। हमारे सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर फिक्स कैपेसिटेंस है तो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स प्रोपोर्शनल है, और ऐसी स्थिति में जब फ्रीक्वेंसी 0 से लगातार बढ़ती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो 0 फ्रीक्वेंसी पे अनंत ओपन सर्किट जैसा व्यवहार करता है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन में एक रेक्टेंगल हाइपरबोला बनाता हुआ लगातार घटता है। इस एलसी सर्किट का नेट रिएक्टेंस दोनों रिएक्टेंसेस का डिफरेंस है, और कम फ्रीक्वेंसी पे जब XC ज्यादा है और XL कम है तो ये जो नीले लाइन से दिखाया हुआ अंतर है XC और XL का वो नेट रिएक्टेंस हो गया है। और आप देखिएगा कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो XC घटता है और XL बढ़ता है, तो दोनों का अंतर लगातार कम होता जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारा जो नेट रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर तेजी से घटता है, और इस अनुनादी आवृत्ति पे जहां XL और XC बराबर हो गए हैं नेट रिएक्टेंस का मान 0 हो जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लेखा चित्र जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट अनुनादित हो जाता है, और ये अनुनादी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अनुनाद से उच्च आवृत्तियों पे XL का मान बढ़ जाता है और XC का मान कम हो जाता है, और नेट रिएक्टेंस इंडक्टिव XL और XC का अंतर फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर लगातार बढ़ता रहता है। तो हम देखते हैं कि हमारे परिपथ में नेट रिएक्टेंस बहुत कम फ्रीक्वेंसी से जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले घटता है, अनुनाद पे न्यूनतम 0 हो जाता है, और उसके बाद फिर बढ़ता है। एक सीरीज आरएलसी सर्किट को जब फिक्स वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से एक्साइट करते हैं तो जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है। सर्किट के इंडक्टर और
कैपेसिटर का रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ अलग तरीकों से बदलता है और नेट रिएक्टेंस दोनों के अलग अलग रिएक्टेंसों का अंतर कम फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि XC XL से ज्यादा है। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो XC घटता है और XL बढ़ता है और दोनों का अंतर तेजी से घटता है। अनुनाद के समय नेट रिएक्टेंस दोनों XL और XC बराबर होने पे शून्य हो गया है और अनुनाद से उच्च आवृत्ति पे जब XL XC से ज्यादा हो जाता है तो हमारा जो नेट रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव हो जाता है। तो हम देखते हैं कि एक सर्किट में जब अनुनाद है तो सर्किट का नेट रिएक्टेंस 0 होने पे जो इंपीडेंस है वो R के बराबर हो गया है और ऐसी स्थिति में सर्किट की करंट और वोल्टेज आपस में सेम फेज में होती है। और अगर इसी सर्किट में हम अनुनादी से कम आवृत्ति पे बात करें तो सर्किट में नेट रिएक्टेंस कैपेसिटिव है और सर्किट का करंट वोल्टेज से लीड करता हुआ होगा। और अनुनाद से ज्यादा आवृत्ति पे जो सर्किट की नेचर है वो इंडक्टिव हो गई है और करंट वोल्टेज से लैग करने लगता है। अनुनाद की स्थिति में नेट रिएक्टेंस 0 होने पे सर्किट का इंपीडेंस परिपथ के रेजिस्टेंस के बराबर है। अनुनाद से दोनों तरफ, अनुनाद से कम आवृत्ति पे नेट रेजिस्टेंस कैपेसिटिव और अनुनाद से ज्यादा आवृत्ति पे नेट रिएक्टेंस इंडक्टिव होने के कारण सर्किट में जब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों होते हैं तो हमारे सर्किट का इंपीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का पाइथागोरस कैलकुलेशन से आता है। और आप देखते हैं कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे जब X R से बहुत ज्यादा है तो Z नेट रिएक्टेंस के लगभग बराबर है और जैसे जैसे रिएक्टेंस घटता है Z घटता है और रिजोनेंस पे न्यूनतम R हो जाता है। रिजोनेंस से उच्च आवृत्ति पे नेट रिएक्टेंस इंडक्टिव होकर बढ़ता है तो हमारा Z भी इस पाइथागोरस कैलकुलेशन से बढ़ता है। तो सर्किट का Z बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे बहुत ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे अनुनाद की तरफ जाते हुए अनुनादी फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम R के बराबर हो गया है और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर यह फिर बढ़ता है और अनंत फ्रीक्वेंसी पे अनंत हो जाएगा। हमारे ऐसे सर्किट में जिसमें वोल्टेज फिक्स है और फ्रीक्वेंसी बदल रही है तो हम देख रहे हैं कि इंपीडेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे शुरू में तेजी से घटकर अनुनाद के समय न्यूनतम होकर वापस बढ़ता है। तो हमारे परिपथ में धारा इंपीडेंस की इनवर्स होगी और जब इंपीडेंस कम है तो अनुनाद पे धारा अधिकतम होगी और जब इंपीडेंस बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा है तो हमारा करंट कम होगा। हमने जाना कि एक RLC सर्किट में जब फिक्स वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी देते हैं तो नेट रिएक्टेंस अनुनाद पे 0 हो गया है और अनुनाद से कम और ज्यादा दोनों तरफ नेट रिएक्टेंस का मान बढ़ता है। ये कर्व क्वाइट सिमेट्रिकल दिखता है लेकिन ये एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं है। अनुनादी फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ नेट रिएक्टेंस बढ़ता हुआ इन दो फ्रीक्वेंसी पे जो अनुनाद से कम ω1 है और अनुनाद से ज्यादा ω2 फ्रीक्वेंसी है उस पर नेट रिएक्टेंस का मान सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर हो गया है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो नेट रिएक्टेंस कैपेसिटिव नेचर का बहुत ज्यादा हो गया है आर की तुलना में काफी अधिक, और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाए तो नेट रिएक्टेंस इंडक्टिव नेचर का बहुत ज्यादा हो जाता है। जब सर्किट में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों भाग होते हैं तो धारा को रोकने वाली प्रवृत्ति प्रतिबाधा इंपीडेंस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की पाइथागोरस कैलकुलेशन से आती है। अनुनाद के समय जब नेट रिएक्टेंस 0 है तो सर्किट का अनुनादी इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो गया है और ये दोनों जो फ्रीक्वेंसी ω1 और ω2 पे जहां नेट रिएक्टेंस R के बराबर है, कम फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव नेचर का रिएक्टेंस है और अधिक फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव नेचर का रिएक्टेंस है और दोनों ω1 और ω2 पे जब नेट रिएक्टेंस R के बराबर है तो हमारा इंपीडेंस R से √2 टाइम्स हो जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो नेट रिएक्टेंस ज्यादा होने से Z जैसा शान कर्व में दिख रहा है ज्यादा होगा और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे भी नेट रिएक्टेंस ज्यादा होने से इंपीडेंस ज्यादा होगा। तो आप देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी बदलने पे इंपीडेंस घटता है, रिजोनेंस पे मिनिमम R के बराबर हो जाता है और फिर बाद में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे बढ़ता है और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ दो विशिष्ट फ्रीक्वेंसियों की स्थितियां हैं जिसमें Z R का √2 टाइम्स हो गया है। ये Z का जो वेरिएशन है वो यहाँ थोड़ा सिमेट्रिकल दिखता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। ये जो शान अंतर है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का लोअर ω1 फ्रीक्वेंसी से और ये जो ग्रीन अंतर है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का हायर ω2 फ्रीक्वेंसी से, इनके मान लगभग बराबर है लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं है। जब सर्किट में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड फिक्स है और फ्रीक्वेंसी बदलने पे इस शान कर्व की भांति इंपीडेंस बदला है, पहले घटकर मिनिमम हुआ है रिजोनेंस पे और फिर वापस बढ़ा है, तो इस सर्किट में करंट V/Z भी फ्रीक्वेंसी के साथ बदलेगा और जब Z कम हो रहा है तो करंट बढ़ रहा है। अनुनाद पे जब Z मिनिमम R के बराबर है तो करंट मैक्सिमम V/R हो गया है और अनुनाद से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे जब Z बढ़ता है तो करंट घटता है। करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ये जो वेरिएशन है इसे हम रिजोनेंस कर्व कहते हैं और दो करंट और दो फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसियों की स्थितियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक ये करंट जो रेजोनेंस की स्थिति पे आया है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, और ये दोनों तरफ करंट के घटे हुए मान जो रेजोनेंस करंट से 1/√2 है, लगभग 70% है, और उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ω1 और ω2 है, इनका हमारे लिए कोई विशेष महत्व है। अनुनादी आवृत्ति पे जब सर्किट में करंट मैक्सिमम हो गया है तो सर्किट के इस रेजिस्टेंस में जो रियल पावर है I²R वो भी मैक्सिमम हो गई है, और इन दोनों ω1 फ्रीक्वेंसी और ω2 फ्रीक्वेंसी पे जब करंट रेजोनेंस करंट का 1/√2 हो गया है तो इन दो स्थितियों पे पावर हमारी रेजोनेंस पावर की आधी हो गई है, और ऐसी स्थितियों को हम हाफ पावर पॉइंट्स बोल रहे हैं, और हाफ पावर पॉइंट्स का हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत महत्व है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की फिजिकल सेंसेशंस, चाहे वो वीडियो हो या ऑडियो हो, वो सिग्नल की पावर लेवल पे डिपेंड करती है, और कोई ह्यूमन सिग्नल को डिस्क्रिमिनेट या फील करने का जो सेंसेशन है वो खो देगा अगर पावर मैक्सिमम लिमिट का 50% से कम हो जाएगा। अगर एक कम्युनिकेशन सिस्टम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल एक रेजोनेंट सर्किट को, जो एक RLC सीरीज सर्किट है, दिया जाता है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल की पावर जब अधिकतम हो गई है तो हाफ पावर करंट पे सिग्नल की पावर आधी हो गई है, और ऐसी स्थिति में जो सिग्नल इन ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बीच में आ गए हैं वो तो फीलिंग या सेंसेशन में आएंगे, और जो सिग्नल्स इस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ω1 से कम फ्रीक्वेंसी के हैं या अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ω2 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के हैं, उनकी पावर आधी पावर से कम होने पर वो हमारी फिजिकल सेंसेशन में या डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएंगे। हमने जाना कि इन आधी पावर वाले पॉइंट्स पे अगर पावर रेजोनेंस पावर की आधी है तो आधी पावर के करंट I½ का पावर कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस करंट की पावर कंट्रीब्यूशन के आधे के बराबर रखने पर हम पाते हैं कि हाफ पावर पॉइंट पे करंट रेजोनेंस करंट का 1/√2 टाइम्स रह गया है। रेजोनेंस के समय नेट रिएक्टेंस 0 होने के कारण जो हमारा रेजोनेंस करंट है वो सर्किट में Z केवल R के बराबर होने के कारण V/R है, और दोनों तरफ रेजोनेंस के दोनों तरफ जब हाफ पावर कंडीशंस आती हैं तो नेट रिएक्टेंस हो जाता है कम फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव और ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव, और ऐसी स्थिति में सर्किट में जो करंट रोकने की प्रॉपर्टी है वो इंपीडेंस पाइथागोरस कैलकुलेशन से आएगी, और हाफ पावर पॉइंट पे जो करंट है V/Z होगा, और वो रेजोनेंस करंट का जब 1/√2 होगा तो सॉल्व करने पे मालूम होगा कि हाफ पावर पॉइंट पे इंपीडेंस सर्किट के रेजिस्टेंस का √2 टाइम्स होगा, और इंपीडेंस R और X का पाइथागोरस कैलकुलेशन है, और इसे हल करने पर एक निष्कर्ष निकलता है कि दोनों हाफ पावर कंडीशंस पर सर्किट का नेट रिएक्टेंस रेजिस्टेंस के बराबर है। एक RLC सर्किट को जब हम फिक्स वोल्टेज पे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देते हैं तो जो सर्किट का करंट का व्यवहार है वो अनुनादी वक्र कहलाता है, और अनुनाद के समय जब अधिकतम धारा के साथ अधिकतम शक्ति होती है तो अनुनाद के दोनों तरफ जब धारा 1/√2 हो गई है अनुनादी धारा की तो शक्तियां आधी हो गई है, और ये सब संकेत जो ω1 से ω2 के बीच की आवृत्तियां रखते हैं वो सेंसेशन में या डिस्टर्ब करने में हमारे सर्किट में साथ होंगे। अर्थात जब हम अनुनादी आवृत्ति के संकेत का चयन कर रहे हैं तो ये जो आवृत्तियों का समूह है वो बाधा के रूप में, डिस्टरबेंस के रूप में हमें साथ में मिल जाएगा, और वो सब फ्रीक्वेंसियां जो इस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है या अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है वो डिस्क्रिमिनेट हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी, हमारे डिस्टरबेंस जोन से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि इन फ्रीक्वेंसियों के सिग्नल्स की पावर हमारी अधिकतम रेजोनेंस पावर की आधी से भी कम है। तो हमारे लिए ये जो अंतराल है बैंडविड्थ वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जब अनुनादी आवृत्ति का हम चयन करते हैं तो बाधा के रूप में उपस्थित होती है। अनुनाद से कम आवृत्ति पे हमारा सर्किट कैपेसिटिव रिएक्टिव प्रॉपर्टी रखता है, और अनुनाद पे अगर धारा V/R अधिकतम है तो हाफ पावर पे धारा इस अधिकतम की 1/√2 रहते समय जो इंपीडेंस बनता है वो R का √2 टाइम्स होने पर नेट रिएक्टेंस R के बराबर है। कम फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा है, इसलिए नेट रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस में से इंडक्टिव रिएक्टेंस का सब्ट्रैक्शन करने पर आएगा, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ω1C हो गया, और ω1 फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस ω1L हो गया, और दोनों का अंतर हमारे रेजिस्टेंस के बराबर है हाफ पावर पॉइंट पे। तब जब R और X बराबर होंगे तो Z √2 टाइम्स R हो जाएगा, और करंट रेजोनेंस करंट का 1/√2 हो जाएगा। जो अनुनाद से ज्यादा आवृत्तियां हैं वहां पर सर्किट इंडक्टिव नेचर का हो गया है और XL XC से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में नेट रिएक्टेंस ज्यादा XL का कम XC से अंतर है, और ω2 फ्रीक्वेंसी पे बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़
बढ़कर ओमेगा 2L हो गया है और बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटकर इनवर्स है फ्रीक्वेंसी का 1/ओमेगा 2C हो गया और इन दोनों का अंतर नेट रिएक्टेंस एक बार फिर हाफ पावर पे R के बराबर है, Z√2 टाइम्स R है और करंट 1/√2 टाइम्स होने पर पावर आधी हो गई है। ये जो दो समीकरण आए हैं हमारे पास, इनको अगर हम एक दूसरे से घटा देते हैं तो आप देखेंगे कि ये 1/ओमेगा 1 के साथ जब ये माइनस चिन्ह घटाते समय प्लस हो जाएगा और जब हम एलसीएम लेंगे ओमेगा 1 ओमेगा 2C तो ऊपर हमारे पास ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहां जब दोनों को घटाएंगे तो ये माइनस ओमेगा 2 माइनस में बाहर कॉमन ले लूंगा तो ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2L हो जाएगा और R से R का अंतर 0 हो जाएगा। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का ये जो जोड़ है दोनों तरफ वो कट जाएगा और दोनों कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 जो रिजोनेंस से कम है और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 का मल्टीप्लीकेशन 1/LC आ गया है। और एक बड़ी खूबसूरत बात है कि 1/LC रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वर्ग है, तो हम कह सकते हैं कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा R और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 आपस में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी में है। अगर मैं ये दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूं तो जोड़ने पर ये 1/ओमेगा 1C और -1/ओमेगा 2C में जब मैंने एलसीएम लिया है ओमेगा 1 ओमेगा 2C तो ऊपर न्यूमेरेटर में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 रह जाएगा और यहां जोड़ पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1L हो जाएगा और ये 2R के बराबर हो गया R और R का जोड़। अगर मैं इस समीकरण से 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह यहां ऊपर LC रखूंगा तो एक C कट जाएगा और ये चीज दो बार आने पे जुड़ जाएगी और यहां दोनों दो कट जाएंगे और मेरी दोनों जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसियों का अंतर है जो कि मेरी बैंडविड्थ है और वो फ्रीक्वेंसियों का समूह है जो बाधा पैदा करता है वो R/L के बराबर आ गया है। हमारी परीक्षाओं में बैंडविड्थ का ये जो फॉर्मूला है वो डिराइव करने के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे सीरीज RLC सर्किट एक्सेप्टर सर्किट कहलाते हैं। वो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर के साथ सेलेक्ट करते हैं और वो सभी सिग्नल जो कम फ्रीक्वेंसी के हैं या ज्यादा फ्रीक्वेंसी के हैं दोनों तरफ उनकी करंट और पावर घटती है और जब पावर आधी पावर से भी कम हो जाएगी तो वो हमारे सेंसेशन में नहीं आएंगे और रिजेक्ट हो जाएंगे। और ये जो समूह है जहां पावर संकेतों की रेजोनेंस पावर की आधी से ज्यादा है वो व्यवधान या डिस्टरबेंस के तौर पे साथ में जुड़े हुए रहेंगे। किसी रिजोनेंस सर्किट की सेलेक्टिविटी जिस आवृत्ति को वो रिजोनेंट करता है और जो डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसी का समूह है उसके आधार पर तय होती है। अगर ये डिस्टर्बिंग समूह छोटा हो और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि हमारे सर्किट की क्वालिटी या सेलेक्टिविटी अच्छी है। अगर सर्किट की करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ये जो रिजोनेंस कर्व है वो शार्प हो और बैंडविड्थ छोटी हो तो हम कहेंगे कि हमारे सर्किट की क्वालिटी अच्छी है। और अगर ये कर्व शार्प न हो के ब्लंट हो और बैंडविड्थ चौड़ी हो तो हम कहेंगे कि हमारे सर्किट की सेलेक्टिविटी मीडियम टाइप की या कमजोर है। अगर कोई रिजोनेंस सर्किट में रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा हो और डिस्टर्ब करने वाली फ्रीक्वेंसी का समूह बैंडविड्थ छोटी हो तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का जो अनुपात है वो हमारे रिजोनेंस सर्किट की सेलेक्टिविटी या क्वालिटी है। अगर मैं बैंडविड्थ की जगह R/L जैसा हमने डिराइव किया है रख दूं तो हमारी क्वालिटी फैक्टर का एक फार्मूला हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंगुलर रेडियन पर सेकंड में मल्टीप्लाइड बाई सर्किट इंडक्टेंस इन हेनरी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इन ओम। रिजोनेंस पे L और ओमेगा का गुणा इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया है और ये XL/R हो गया है। दोनों की यूनिट ओम है तो हमारा जो क्वालिटी फैक्टर या सेलेक्टिविटी है वो एक डायमेंशनलेस नंबर है और XL और XC रिजोनेंस पे बराबर होते हैं। तो अगर मैं XC की जगह अगर 1/ωc लिख दूं तो क्वालिटी फैक्टर का एक रूप 1/ωRC हो गया है। अगर मैं इन दोनों में सर्किट की करंट का मल्टीप्लिकेशन कर लूं तो रिजोनेंस पे सारी वोल्टेज रेजिस्टेंस पे जो होती है वो सप्लाई वोल्टेज ही होती है और L और C की वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा हो सकती है। तो इसे हम वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी कह सकते हैं क्वालिटी फैक्टर या सेलेक्टिविटी को। अगर मैं क्वालिटी फैक्टर का ये फार्मूला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ लूं और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की जगह 1/√LC रखूं और बैंडविड्थ की जगह R/L रखूं तो मेरा क्वालिटी फैक्टर का एक और फार्मूला 1/R√L/C हो गया है। अगली वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे रेजोनेंस से संबंधित परीक्षाओं में जो आते हैं और क्वालिटी फैक्टर और सेलेक्टिविटी के बारे में कुछ और बातें भी जानेंगे। आज की इस वीडियो से सीरीज रेजोनेंस में बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर के बारे में आपकी समझ बढ़ी होगी। हमारी अगली वीडियो से जब आप न्यूमेरिकल कैपेबिलिटीज को भी पा लेंगे तो आपकी विषय समझ मजबूत होगी, परीक्षाओं में अच्छे अंक आने की चाहत भी पूरी होगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।